हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से वापस आ चुके हैं आज की वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 से कंटिन्यू। परिपक्वता की विशेषता बताइए, मतलब मैच्योरिटी की हमें विशेषता बतानी है कि मैच्योरिटी से क्या क्या गुड्स बात है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो परिपक्वता की विशेषता, परिपक्वता नैसर्गिक प्रक्रिया है। परिपक्वता के लिए किसी परीक्षण या पुण्य बल की आवश्यकता नहीं होती। पुण्य बल का मतलब है रीइंफोर्समेंट, मतलब जैसे कि आप किसी को क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि ये चीज़ करे मतलब जो मैच्योरिटी है कि आप मतलब किसी को फोर्स नहीं करते कि उसकी मसल स्ट्रांग हो, वो खुद से ही स्ट्रांग होगी। परिपक्वता पूर्ण व्यवहार है, क्योंकि परिपक्वता के कारण ही व्यक्ति कोई विशेष कार्य किन्हीं विशेष अवस्थाओं में कर पाने की समर्थ होता है। अधिगम के लिए परिपक्वता का होना अनिवार्य है। परिपक्वता के द्वारा ही अधिगम किया जा सकता है। परिपक्वता के कुछ प्रति प्रतिमान होते हैं जिसके कारण सीखने पर प्रभाव पड़ता है, जैसे अधिग्रहण, धारण, शकस्त, परि प्रत्यस्मरण आदि। परिपक्वता के द्वारा शरीर क्षमता बनाता है। परिपक्वता के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती है हमें। परिपक्वता एक निश्चित आयु आयु तक ही होता है। परिपक्वता एक वंश व जाति का प्रभाव होता है। अब इन्होंने वंश और जाति की यूज़ करी क्योंकि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारे पूर्वज कैसे थे, उन सब से भी, जैसे जेनेटिक्स बोलते हैं, उन सब से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। जैसे कि कोई स्विमर है तो उसका बच्चा अगर स्विमर है, उसे नहीं पता, उसे फ़िलहाल अभी नहीं आता, उसने स्विमिंग में कुछ नहीं करा, लेकिन अगर उसे हम प्रैक्टिस कराएँ, सही वो दे, सही इन्फॉर्मेशन दे, तो क्या पता उसके फादर की स्किल उसके अंदर आ जाए। अगर आपने होगी तो एक साउथ की मूवी देखी होगी जो हमेशा डबल रोल करते हैं ना, वो वाला हीरो है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एक लैब होता है, उसमें भी उसके पूर्वजों की ताकत उसे दिलाते हैं, तो उसे कुछ वाटर के कंटेनर में बंद करते हैं, तो उसे फिर उसके पूर्वजों की ताकत आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार उसे अगर हम बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो जो उसके अंदर पहले के स्किल्स थे, जो उसके जीन्स में स्किल है, वो उसके पास भी आ सकते हैं। बालक के विकास की कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं, प्रत्येक की अभ्यावधि लिखिए। तो हमें बताना है कि बच्चा कैसे-कैसे बड़ा होता है। आपको पता है, सबसे पहले सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशन, फिर कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? ये सब आता है। तो ये बोल रखा है कि ये कैसे-कैसे बच्चा बढ़ता है और ये कैसे-कैसे होता है। तो सबसे पहले, और इसमें यह बोलता है, या किशोर अवस्था का अर्थ लिखिए, या तो हम इसे एडोलेसेंस बताएँ। जो हम स्टेजेस पढ़ेंगे उसमें एडोलेसेंस होगा, उसकी डेफिनेशन इस आंसर के लिए दे देंगे। तो सबसे पहले है, बालक के विकास की प्रमुख अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं। सबसे ज़्यादा है शैशविक अवस्था। शैशविक अवस्था को सेंसरी मोटर अवस्था भी बोल सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा 0 से 2 साल का होता है ना, ऐसे ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, यह जन्म से 3 वर्ष तक आयु की माना जाता है, मतलब 0 से 3 वर्ष तक मान सकते हो आप। इसके शैशविक प्रतिदिन, प्रतिमास और प्रतिवर्ष जैसे-जैसे बढ़ता है, उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन आता है। एडर्नर का कथन है, बालक के जन्म के कुछ माह पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसके साथ क्या स्थान है, जीवन में उसका क्या स्थान है। यह अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। मतलब आप 0 टू 3 बोल सकते हो, 0 टू 5 भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बट सेंसरी मोटर आप 0 से 3 ही माना करो। ठीक है, बाल्य अवस्था, अभी चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। यह अवस्था 2.5 या 3 वर्ष से 11 से 12 वर्ष की आयु तक हो सकती है, मतलब 3 टू 12 ईयर्स मान लो इसे। यह अवस्था में बालक की ज्ञान केंद्रिय का तेजी से विकास होता है। ज्ञान केंद्रिय मतलब सेंसेस, आइज, नोज, ईयर, टच, ठीक है, टेस्ट, टंग बोल सकते हो। एक रहत स्मरण और रचनात्मक चिंतन की परिपक्वता उसमें बढ़ती है। बालक का व्यवहार अनेक बातों में शिशु से विभिन्न होता है। यह अवस्था को समझना कठिन होता है। यह अवस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं, मतलब जो चाइल्डहुड होता है ना, इसमें बहुत सारे, जैसे कि हम देखो, 3 से लेकर 12 तक वो चेंज हो रहा है, तो उसमें कितनी सारी चेंजेस आने को देखने को मिलेगी अंदर हमें। ठीक है, तो हमने इसमें याद रखना है कि इसके अंदर क्या है, सेंसेस का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है हमारे।
अब बढ़ेंगे हम किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। मानव विकास की सबसे विचित्र एवं जटिल अवस्था किशोर अवस्था है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है। यह अवस्था बड़े उथल पुथल की अवस्था आयु अवस्था होती है। इसमें बालक बालिकाओं के शरीर बनावट, आवाज़ और व्यवहार में तेजी से परिवर्तन आता है। इस अवधि में शारीरिक परिवर्तन की बढ़ना भावन बढ़ जाती है। र- सच सजने संवरने की विकास भी होती है। बालकों की किशोर अवस्था बालकों की अ, किशोर अवस्था में लगभग 1 वर्ष पूर्व आरंभ होती है। मतलब जो गर्ल्स है उनमें जो एडोलेसेंस है 1 साल पहले ही गर्ल्स से ज़्यादा डेवलप हो जाती है, 1 साल पहले ही। और बोल रखा है बहुत ज़्यादा तूफ़ान एंड स्टॉर्म जटिल है। मतलब बहुत ज़्यादा कैसा है ये पीरियड, बहुत ज़्यादा जटिल पीरियड है, कठिन पीरियड है और उसमें कुछ समझ नहीं आता कि उसका मूड ऑफ क्यों है, मूड स्विंग बहुत होता है, ठीक है। और 12 से 18 थे, लेकिन डब्ल्यू जो होता है 11 टू 19 दे रखा है। किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। यह कथन किसका है, स्पष्ट कीजिए। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन आते हैं। इसी कारण सभ्यता सभ्यवत स्टैनली हॉल ने कहा है, किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान का अवस्था है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं के क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था जीवन का सबसे नाजुक काल होता है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जीव और हो जाता है। उसी दशा दशा में वह आगे बढ़ता जाता है। इस अवस्था में किशोर के अव अवगातों तथा संवेगों में इतना परिवर्तनशील होता है किसी की उस की प्रायः समाज विरोधी व्यवहार करता है। इस कारण किशोर में समझाना कठिन होता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों की उप अपराध प्रतिकृति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बालक नशीली वस्तुओं का सेवन आरंभ कर लेता है। इस अभ्यास में किशोर का शारीरिक विकास तेजी से होता है। इससे उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि उत्पन्न हो सकता है। इसी इसमें किशोर की वातावरण से समायोजन करने में कठिनाइयाँ होती हैं। इस अवस्था में बालक उद्देश्य हो जाता है क्योंकि वह स्वतंत्रता चाहता है। मानवीय मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। मानवीय मनोविज्ञान की परिभाषा ब्रूस बैचर के अनुसार मानववाद मानवीय स्वभाव तथा मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है। लेमन के अनुसार मानववाद अनन्यक सेवा का ऐसा दृश्य है जिसमें समग्र मानवता के कल्याण बात निहित होता है। इसका विकास विश्वास है कि मनुष्य का कल्याण तर्क, बुद्धि और लोकतंत्र द्वारा संभव है। एच.जी. रूड के अनुसार शिक्षा में मानववाद मानव की महान उपलब्धियां तथा विचार का अध्ययन है। बहुआयामी विकास के महत्व को समझिए। मतलब जो मल्टी लिंग्विस्ट जो बातें हैं, जो भाषा है मल्टी लैंग्वेज का, उसके बताना है हमें, उसकी महत्व बताना है कि क्यों इम्पोर्टेंट है मल्टी लिंग्विज्म। मतलब मल्टी डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। बहुआयामी विकास के अंतर्गत बालक की रुचियों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है। बालक की शिक्षाओं तथा क्षमताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक प्रत्येक दशा में आगे बढ़ता है, प्रत्येक क्षेत्र में कौशल अर्जन करता है। बालक सामाजिकता तथा व्यावहारिकता को समझते हुए समाज में सरलता से समायोजित हो जाता है।
बालक अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने में से वंचित नहीं रह पाता तथा समय आने पर आ- अवश्य आवश्यकतानुसार वो कोई भी कार्य कर सकता है। बालक समाज तथा राष्ट्र की प्रगति से सहायक बन जाता है। बहुआयामी विकास की प्रक्रिया बालक की सभी विशेषताओं का सामान्य ज्ञान प्रदान करती है। बालक जीवन की सभी अवस्थाओं को संतुष्टित करने की क्षमता प्राप्त करने की दिशा में तीव्रता से आगे बढ़ता है। ठीक है। माता पिता के व्यक्तित्व में बालक विकास का क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब हमारे मम्मी पापा का क्या इफेक्ट पड़ता है हम पे जब हम बालक थे। तो माता पिता का जैसा व्यवहारिक होता है उसी दिशा में बालक का विकास होता है। आमतौर पर पढ़े लिखे संपन्न परिवार के बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से निश्चल विपिन विचारों परिवार के बच्चों की अपेक्षा अधिगम स्पष्ट होती है। माता पिता के परस्पर संबंध और अनेक आर्थिक स्थिति भी बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। भाषा माता पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार अधिक समय तक संपर्क बच्चे की अवस्थाओं की पूर्ति संप्रेरणा सहानुभूति और दशा दिशा निर्देशन बच्चों के विकास में सहायक होता है। माता पिता का अधिक लाड़ प्यार बच्चे विकास के बंधन होते हैं। इसी प्रकार माता पिता का अपेक्षा भी बालक विकास के लिए अधिगम सिद्ध होता है। मतलब वही बोल रखे कि अगर हम ज़्यादा लाड प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। मतलब बिगड़ेंगे नहीं इन द सेंस उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो डिपेंडेंट ही रह जाएंगे। अगर हम ज़्यादा केयर, ज़्यादा प्यार, हद से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है करना। तो आप बोल रहे हो जैसे कि जो पढ़े लिखे घर के होते हैं उनके पेरेंट्स, उनके जो बच्चे होते हैं ना, मेंटल कोई मतलब डिप्रेशन ये सब नहीं होता क्योंकि दे कैन शेयर। ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें उन्हें हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है शिक्षा मनोविज्ञानिक की व्याख्या विधि के गुण दोष लिखिए। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक की व्यक्ति अध्ययन विधि के गुण दोष निम्नलिखित है। व्यक्ति अध्ययन विधि के गुण: एक, निध्यात्मक अध्ययन हेतु सर्वोत्तम विधि है। यह बच्चों की प्रकृति को समझने में मदद करती है। यह वैज्ञानिक विश्वसनीय एवं वैदिक विधि है। विधि के दोष: शिक्षा मनोवैज्ञानिक ठीक है। विधि के दोष क्या है इसमें? यह बहुत ही लंबी समय लेने वाली कठिन विधि है। किसी व्यक्ति के जीवन काल की सभी घटनाओं को अभिलेखन करना बहुत दुख कष्ट है। मतलब 24 घंटे किसी पर नजर करना इज नॉट गुड। शिक्षा मनोविज्ञानिक की वैज्ञानिक उपधि में कौन चार तत्व हैं? ओके। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग शिक्षा मनोवैज्ञानिक की वैधानिक पद्धति में के अंतर्गत सभी संपन्नों का प्रयुक्त तरीके से वर्णन किया जा सकता है। वैधता: शिक्षा मनोवैज्ञानिक हेतु वैधता प्राप्त करना आवश्यक है अतः उसके वैज्ञानिक पद्धति के अपनाकर नियमों का निर्माण किया किया है जिसका प्रयोग प्रत्येक बार वैधता से पूर्ण होता है। सार्वभौमिकता: वैज्ञानिकता सिद्धांतों की भांति शिक्षा मनोवैज्ञानिक के नियम व सिद्धांत प्रत्येक स्थान पर प्रयोग किया जाता है तथा सही निकलते हैं। तथ्यात्मक: शिक्षा मनोवैज्ञानिक की तथ्यात्मक का अध्ययन करता है, किसी विशेष सामग्री तथा ये कहलाता है तथा यथार्थ सत्यों की खोज भी करता है। प्रयोगात्मक विधि से क्या तात्पर्य है? इसके सपनों के नाम, सोपनों के नाम लिखिए।
प्रयोगात्मक विधि में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जिससे विषय वस्तु पर अन्य प्रभावों या नि, नि, नियंत्रण किया जा सके। प्रयोग में कारक को प्रभाव डालने हेतु स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। प्रयोगात्मक विधि में सो, सोपान निम्नलिखित हैं: समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, स्वतंत्र एवं आश्रित चरों को अलग करना, नियंत्रण, विश्लेषण, प्रयोगफल से उपकल्पना की जांच। निरीक्षण विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। निरीक्षण विधि है, उस पे हमें कुछ लिखना है और निरीक्षण विधि के दो गुण दोष विचिन्ह करना है। मतलब हमें पहले निरीक्षण विधि बनाना है, फिर उसके प्रोन्स और प्रोन्स बनाना है। निरीक्षण विधि में हम दूसरों की मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन दूसरे के व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार निरीक्षण विधि के अंतर्गत व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, क्रिया और प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके उसका भरोसा का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि के गुण हैं। यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसके द्वारा एक बालक के व्यवहार के अनेक निरीक्षण के साथ एक स्थान पर किए जा सकते हैं। बालकों के सामान्य व्यवहारों, सामाजिक संबंधों एवं जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उनके उचित दशाओं में बहुमुखी विकास किया जा सकता है। निरीक्षण विधि के दोष। निरीक्षण विधि के निम्नलिखित दोष: इस विधि के द्वारा अध्ययन करने में अध्ययनकर्ता स्वयं को निष्पक्ष नहीं कर पाता क्योंकि वह अपने मनोवृत्ति के आधार पर बालक के व्यवहारों का अध्ययन करता है। जिस व्यक्ति का निरीक्षण किया जा सकता है उसे आडंबरपूर्ण हो सकता है। मतलब जैसे बोल रहे हैं कि आप जैसे कोई किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें बातें कर रहा है, तो उसका जैसा मूड होगा वो उसी को ट्रीट करेगा। ठीक है? अगर उसका अच्छा मूड होगा तो उसके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, बुरा मूड होगा तो बुरी-बुरी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। तो हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते ऐसे। जीवन इतिहास विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऐसे स्टडी का जीवन इतिहास विधि के गुण दोष बताइए। जीवन इतिहास विधि में बालक के अतीत एवं वर्तमान जीवन की घटनाएं का एक लेखा तैयार किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस विधि में अध्ययनकर्ता द्वारा बालक के विषय में पूर्ण जानकारी एकत्रित की ली जाती है। जीवन इतिहास विधि द्वारा सामान्य व असामान्य दोनों प्रकार के बालकों का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। जीवन इतिहास विधि के गुण। जीवन इतिहास विधि के गुण निम्नलिखित हैं। यह स्पष्ट व सरल विधि है। इस विधि द्वारा अध्ययन के साथ साथ कारण का निदान भी किया जा सकता है। जीवन इतिहास विधि के दोष। जीवन इतिहास के दोष: इस विधि द्वारा अध्ययन करते समय प्राय माता पिता अपने बालकों के दोष को छिपा लेते हैं। बालक अथवा व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, अध्यापक आदि के द्वारा जो सूचना प्राप्त की जाती है वह सदैव ठीक नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मम्मी पापा है तो कुछ उनका बेटा या बेटी कुछ गलत करते हैं तो वो छुपा लेते हैं, और फिर जो जिसकी हमेशा कोई चीज़ होती है उसको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मान सकते हम उसे। साक्षात्कार विधि के क्या आवश्यक है, इसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। साक्षात्कार विधि की परिभाषा देते हुए कोई 4 विशेषताएं बताएं। तो साक्षात्कार विधि है क्या? यह आत्मनिष्ठ विधि है
जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्नता समस्याओं व गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों के व्यक्तित्व मापन व उसके पश- परामर्श प्रदान करते हुए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, सॉरी, इसकी परिभाषा है गुड व हेड के अनुसार किसी उद्देश्य में किया गया गंभीर वार्तालाप ही संभाषण मतलब इम्पोर्टेंट चीज कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो उसी का बोलेंगे हम साक्षात्कार विधि बोलेंगे। एवं के एम के कोचर के अनुसार साक्षात्कार दो व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन होने होता है तथा वे किसी विषय के संबंधित में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। साक्षात्कार विधि की विशेषताएं। साक्षात्कार विधि की निम्नलिखित प्रस्तुत प्रमुख विशेषताएं हैं। साक्षात्कार में अपने सामने बैठकर किसी किसी उद्देश्य को लेकर दो व्यक्ति के बीच में वार्तालाप होती है। इसके आधार पर शासक देने वाले व्यक्ति के बारे में सभी सूचनाएं एवं तथा एकत्रित किए जा सकती है। साक्षात्कार में दो व्यक्तियों का आमने सामने का संपर्क होता है। साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाला, ठीक है। साक्षात्कार में संलग्न दो व्यक्तियों में से एक को साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान होता है। साक्षात्कार के आधार पर साक्षात्कारकर्ता किसी निर्देशक पर पहुंचा सकता है। साक्षात्कार परामर्श का अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। साक्षात्कार विधि की उपयोगिता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। साक्षात्कार विधि की उपयोगिता तथा महत्व। साक्षात्कार की उपयोगिता व महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। साक्षात्कार के द्वारा समूर्त घटना का अध्ययन किया जा सकता है। इसके माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाएं को प्राप्त किया जा सकता है। साक्षात्कार प्रश्नों के माध्यम से किसी छात्र के संबंधित पूर्व घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। जॉनसे के अनुसार साक्षात्कार द्वारा व्यक्ति अपने विषय में सर्वोत्तम ढंग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह विधि सरल होने के कारण उपयोगी है। राइटसन के अन्य के अनुसार साक्षात्कार मूल्यांकन करने का प्रयोग साधन है। इसके द्वारा छात्र की अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ को विकसित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वरूप में समझते हुए यह सर्वोत्तम विधि है। साक्षात्कार द्वारा विद्यार्थियों की आंतरिक भावनाओं को स्पष्ट किया जा सकता है जो किसी अन्य पद्धति द्वारा संभव नहीं। यह व्यक्ति के समय गुणों का अवगुणों का संपूर्ण चित्र उपस्थित करता है। बच्चों से संबंधित आंकड़ों के संकलन की गाथा वर्णन विधि का प्रयोग कीजिए। गाथा वर्णन विधि क्या है, इसके प्रमुख दोष बताइए। गाथा विधि वर्णन पूर्व अनुमान या व्यवहार का लेखा तैयार करा। इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखन तैयार करते हैं और उस आधार पर अपने निष्कर्ष निकालते हैं। इस विधि में मुख्य दोष यह है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का ठीक-ठीक पुनः स्मरण नहीं कर पाता। इसके अलावा वह
उससे संबंधित कुछ बातों को भूल जाता है और कुछ को अपनी ओर से जोड़ देता है। इसलिए इस विधि की अभी अविश्वसनीय बातें हेतु स्किनर के लिए गाथा वर्णन विधि का आत्मनिष्ठा के कारण इसमें परिणाम का विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे कि घाता नीति विधि क्या है, इसमें बोलते हैं अपने पास्ट के बारे में सोच के या फिर तुमने जो भी मजेदार चीज़ करी है उसके बारे में कुछ बताओ। तो अगर आपने दृश्यम पिक्चर देखी होगी तो उसमें क्या होता है, उन्हें या फिर कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट पिक्चर देते हैं तो उनसे वो जो उनके साथ हुआ, उन्होंने क्या करा वो पूछते हैं, फिर से बोलते हैं रिवर्स में बताओ। तो उससे क्या कहते हैं, इसमें अगर कोई सही होगा तो मतलब ध्यान से पूरे अच्छी तरीके से एग्जैक्ट नहीं बता पाता और कुछ चीज़ें भूल जाता है और कुछ चीज़ अपने तरफ से भी ऐड करके बता देता है सीक्वेंस में लाने के लिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर लिखते हुए पूर्व संज्ञानात्मक क्रिया स्तर का वर्णन कीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आज का ये लास्ट टॉप चैप्टर है, वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर अध्ययन स्विट्जरलैंड के संज्ञानात्मक संध्यावंती जीन प्याजे द्वारा किया गया है। प्याजे का मानना है कि बालक में संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं में होकर गुजरते हैं, साथ साथ होता है, इसलिए उसके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अवस्थात्मक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। प्याजे ने बालक के संपूर्ण संज्ञान विकास को चार प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है: संवाद, परीक्षण अवस्था, पूर्ण संक्रमित अवस्था, स्थल संक्रमित अवस्था, अ, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, क्या है, ये शायद प्री ऑपरेशनल स्टेज है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभव का संघर्ष करता है। वह अनुकरण मतलब इमिटेशन मतलब नकल करना, भाषा, चित्रण, निर्माण आदि का समाता अ, सहायता के अधिक ज्ञान का अर्जन करता है। इस अवस्था में बालक चिंतन की शुरुआत कर देता है, इसलिए इसे चिंतन में तर्क सहित का अभावन होता है और इसके निर्णय त्रु त्रुटिपूर्ण प्रकार के होते हैं। बालक विकास की पहली अवस्था और अपेक्षा अधिक समस्याओं का करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में उसके आत्मा केंद्रीय का उदय होता है। इस अवधि के अंत्य तक जब बालक में कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है, तब उसकी यह आत्मकेंद्रिय कुछ कम हो जाती है। इस अवस्था में मुख्यतः भाषा और विशेषताओं तथा घटनाओं के अ, अर्थ का विकास होता है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती है, उसको थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, सोचना। ठीक है, इस अवस्था का वर्णन करते हुए लाइबर्ट ने लिखा है कि यह अवस्था में बच्चा कुछ भौतिक अपेक्षाएं की उत्कर्षणशीलता को देखने में असफल होता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन के स्थान पर अवस्थाओं का परीक्षण करते हैं और यह समस्या के एक अकेले विवरण पर अध्ययन केंद्रित करते हैं। वह समस्या के दूसरे आयाम पर अपने ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, अपितु प्याजे का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। मतलब 6 से उसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। यह प्रभाव एक कारण पर परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाता है जब उसे
कुछ शिक्षण जब उसे कुछ शिक्षण परीक्षण दिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। जब वो और मतलब जैसे बच्चा होता है वो और कुछ सीख पाएगा कब, जब उसको और भी चीज़ें दी जाएंगी सिखाने के लिए, एनवायरनमेंट से मिलेगी तो वो सीख लेगा।